जादुई खोपड़ी। बहुत पहले जर्मनी शहर में जैक नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। जैक को अपने घर परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बचपन से ही एक पुल के नीचे रहता था। जैक को अपना पेट भरने के लिए खाने पीने का सामान चुराना पड़ता। सड़क किनारे एक बेकरी शॉप थी। बेकरी शॉप का मालिक हर दोपहर 5 मिनट के लिए खाना लेने अपने घर जाता था। इसी बीच जैक बेकरी शॉप में घुस जाता और 1-2 पैनकेक उठा लाता। लेकिन एक बार वो मुश्किल में फंस गया। बेकरी शॉप का मालिक दोपहर के समय जब दुकान के बाहर गया तो जैक ने सोचा कि मालिक खाना लेने चला गया है, इसीलिए वो दुकान में घुस गया। लेकिन शॉप का मालिक बाहर न्यूज़पेपर खरीदने गया था और कुछ ही सेकंड में वो शॉप पर वापस लौट आया। उसने जैक को रंगे हाथों पकड़ लिया। आखिरकार आज मैंने तुझे पकड़ ही लिया, गंदी नाली के कीड़े। मैं हमेशा से सोचता था कि दुकान से एक पैनकेक कम कैसे हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, अपना पेट भरने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ती है। कोई मुझे काम भी नहीं देता। तुझ जैसे गंदे और बदसूरत लड़के को कोई काम देगा भी नहीं। आज के बाद तू चोरी नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं तुझे सुधार गृह में भेज दूंगा। कम उम्र के अपराधियों के लिए एक जेल था जिसे सुधार गृह बोला जाता था। बेकरी शॉप के मालिक ने जैक को सुधार गृह में भेज दिया। सुधार गृह में युवा अपराधियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता और उनसे शारीरिक श्रम कराया जाता। सुधार गृह का हेड कार्नेगी नाम का एक आदमी था। अगर कोई लड़का आराम करता दिख जाता तो कार्नेगी उसके सर पर डंडा मारता। एक दिन जब जैक खुदाई कर रहा था तो फावड़ा उसके पैर के अंगूठे में लग गया और अंगूठे से खून बहने लगा। जैक ने कुछ देर के लिए खुदाई करना बंद कर दी और खून रोकने की कोशिश करने लगा। इतने में कार्नेगी वहाँ आ गया और उसने जैक को पीछे से जोर से धक्का दिया। जैक सर के बल गिर पड़ा। लड़के, मेरी नजरों के सामने तेरी आराम करने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुझे काल कोठरी में बंद किया जाएगा। काल कोठरी एक छोटा सा पूरी तरह बंद कमरा था जिसमें रोशनी की एक किरण भी नहीं जाती थी। जैक को रात भर के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया गया। सुबह जब काल कोठरी को खोला गया तो जैक बेहोशी की हालत में मिला। सुधार गृह में जैक की दोस्ती माइकल नाम के एक लड़के से हो गई थी। माइकल, क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो? हाँ, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने और लड़कों से पता किया है, आज तक कोई भी इस जेल से भाग नहीं पाया। यहाँ से भागने का एक तरीका है। कुछ दिन पहले मैं काल कोठरी में बंद था। वहाँ मैंने चूहों की आवाज सुनी थी। जरूर काल कोठरी की दीवार में कोई छेद होगा, वरना चूहे वहाँ जिंदा नहीं बच पाते। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। चूहों को खाने के लिए खाना चाहिए और वे काल कोठरी के दरवाजे से अंदर बाहर नहीं जा सकते क्योंकि दरवाजा ज्यादातर बंद रहता है और दरवाजे में कोई छेद भी नहीं है। इसका मतलब है दीवार में कहीं कोई छेद होगा जहाँ से चूहे अंदर से बाहर आते जाते हैं। अगर हम उस छेद को ढूंढ निकालें और उस छेद को बड़ा कर लें तो हम भी बाहर निकल सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन जब कार्नेगी खेत पर लड़कों से काम करा रहा था तो जैक और माइकल जानबूझकर आपस में लड़ने लगे। काम करने की जगह तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। 48 घंटे के लिए तुम्हें काल कोठरी में डाला जाएगा। भूखे प्यासे रहोगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। जैक और माइकल को काल कोठरी में डाल दिया गया। जैक ने पहले ही अपने कपड़ों में एक छोटी हथौड़ी और टॉर्च छिपा रखी थी। टॉर्च से रोशनी करके दोनों ने छेद ढूंढ निकाला और फिर कई घंटों की मेहनत के बाद हथौड़ी से छेद को तोड़कर बड़ा कर लिया। अगले दिन जब कार्नेगी ने कोठरी खोली तो उसने देखा कि कोठरी की दीवार में एक बड़ा छेद है जिससे काफी रोशनी अंदर आ रही है। वो दोनों नालायक यहाँ से भाग निकले। आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की। इन्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। दीवार का छेद
सीधे जेल के पीछे वाले जंगल में खुलता था। कार्नेगी छेद से कूदकर जंगल में पहुंचा। जैक और माइकल अभी कुछ देर पहले ही छेद से निकले थे। जंगल का रास्ता उन्हें पता नहीं था, इसीलिए वो जंगल में भटक गए। कार्नेगी जंगल का चप्पा चप्पा जानता था। जैक और माइकल, मुझसे बचकर तुम दोनों कहीं नहीं भाग पाओगे। मेरे सामने आ जाओ, वरना वो मार लगाऊंगा कि तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। जैक और माइकल ने जब कार्नेगी की आवाज सुनी तो दोनों सहम गए। वे दोनों एक बड़े से खोखले पेड़ के अंदर छिप गए। हम पकड़े जाएंगे, शांत रहो। दोनों को एक आवाज सुनाई दी। तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे घुस आए? जैक और माइकल ने इधर उधर देखा। आवाज जमीन पर पड़ी एक खोपड़ी से आ रही थी। माइकल, लगता है वो खोपड़ी बोल रही है। हाँ, मैं जादुई खोपड़ी हूँ और बोल सकती हूँ। बताओ तुम दोनों कौन हो? जैक ने खोपड़ी को सारी आपबीती सुना डाली। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे अपने सिर पर रख लो, फिर तुम जो भी बोलोगे लोग तुम्हारी बात मानेंगे। जैक डरते डरते खोपड़ी के पास गया और उसने खोपड़ी को उठाकर अपने सिर पर रख लिया। तब तक कार्नेगी पेड़ के अंदर पहुंच गया। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छुपे हो। आज तुम्हारी चमड़ी ना उधेड़ दी तो मेरा नाम भी डेल कार्नेगी नहीं। कार्नेगी माइकल की तरफ बढ़ा। कार्नेगी, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। जादुई खोपड़ी ने अपना असर दिखाया और कार्नेगी जैक की बात मानने लगा। कार्नेगी, अभी सुधार गृह जाओ और वहाँ के सारे लड़कों को छोड़ दो। कार्नेगी ने ऐसा ही किया। उसने सुधार गृह जाकर सारे लड़कों को छोड़ दिया। इससे पहले कि कार्नेगी के ऊपर से जादुई खोपड़ी का असर खत्म होता, जैक और माइकल सारे लड़कों को लेकर जर्मनी की सीमा पार करके पोलैंड पहुंच गए। पोलैंड में रेलवे के लिए मजदूरों की भर्ती चल रही थी। जैक, माइकल और बाकी सारे लड़कों को काम मिल गया और कुछ साल बाद वे खुशहाल जीवन बिताने लगे। उधर कार्नेगी को जेल से अपराधियों को छोड़ देने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। काजू मंडी गांव एक हाईवे किनारे बसा था। गांव में रहता था रमन। रमन सुशिक्षित और बेरोजगार था। उसके माता पिता तो थे नहीं, पर हाईवे किनारे जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। उसमें रमन सब्जियां उगाता और उन्हें बेचकर अपने खर्चे उठाता। रमन सब्जियां बेचने पार्लर वाली के घर जाता था। पार्लर वाली की बेटी रूपा रमन से सब्जियां खरीदती थी। रूपा जवान और काफी खूबसूरत थी, एकदम दूध जैसी गोरी चिट्टी। रमन रूपा को पसंद करता था। और रोज रोज सब्जियां बेचने उसके घर जाता था। अब सिर्फ देखने से मन नहीं भरेगा, मुझे रूपा का हाथ मांगना होगा। दूसरे दिन रमन सब्जी बेचने गया तो पार्लर वाली सब्जी खरीदने आई और मौके का फायदा उठाकर रमन ने बात छेड़ी। आंटी, मैं रूपा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पार्लर वाली एकदम से भड़क उठी। ओए, आलू प्याज की दुकान, जानता है मैं अपनी बेटी को दूध से नहलाती हूँ, सब्जियाँ मैं खाती हूँ और उसे दूध दही पनीर खिलाती हूँ। तू कर पाएगा ये? भिखमंगा कहीं का, चल फुट यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। ऐसा कहकर पार्लर वाली गुस्से में अंदर चली गई। निराश रमन भी वहाँ से लौटने लगा तो उसके पीछे
रूपा खड़ी रो रही थी। क्या तुम भी मुझे गलत समझती हो? ना तुम गलत हो, ना मेरी माँ गलत है। मैं माँ का फैसला मानती हूँ। मुझे चाहते हो तो माँ का फैसला बदलो, बड़ी आदमी बनो। ऐसा कहकर रूपा भी चली गई और अस्वस्थ रमन घर चला आया। इसका मतलब रूपा मुझे चाहती है, बस दिक्कत है उसकी माँ। बड़ा आदमी बनने के लिए सब्जियों का व्यापार बढ़ाना होगा और उसके लिए चाहिए पानी। फिर क्या, अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाकर रमन हाईवे किनारे अपने खेत में कुआं खुदवाने लगा, लेकिन घोर निराशा मिली। 100 फीट गहराई के बाद भी एक बूंद पानी नहीं मिला और रमन हताश होकर रोने लगा। सारी जमा पूंजी दांव पर लगाई और बदले में क्या मिला? धूल, मिट्टी और पत्थर। रमन रो रहा था, तभी एक साधु बाबा आए और कहने लगे, रोने से कोई फायदा नहीं, ये जमीन शापित है, पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? हजारों साल पहले एक ऋषि कमंडलू में दूध लेकर यहाँ तपस्या करने आया था। जैसे ही उसने कमंडलू रखा, कमंडलू गिर गया और सारा दूध जमीन पी गई। क्रोधित होकर ऋषि ने जमीन को शाप दिया कि ये बूंद बूंद को तरसेगी। पंडित की बात सुनकर दुखी रमन घर चला आया और सो गया। रात को हाईवे से दूध का एक टैंकर गुजर रहा था। अचानक टैंकर पलटी हो गया और सारा दूध हाईवे से बहने लगा। सुबह हुई, रमन हाईवे आया तो उसने पलटा हुआ टैंकर देखा। रमन कुएं के पास आया तो कुएं में देखते ही देखते वो चकित हो गया। सारा कुआं दूध से भरा हुआ था। लगता है टैंकर का सारा दूध कुएं में पास हुआ है। रमन ऐसा सोच ही रहा था कि उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। रमन ने पीछे देखा, पीछे एक सेठ खड़ा था। मैं मिल्का सेठ हूँ, मिल्का एंड मिल्का कंपनी का मालिक। किसानों से दूध खरीदकर हमारा टैंकर शहर आ रहा था, पलटी हुआ और सारा दूध आपके कुएं में पास हुआ। क्या हम हमारा दूध निकाल लें? बेशक निकालो, कुआं मेरा है पर दूध तो आपका है। फिर क्या, सेठ ने एक टैंकर बुलवाया। कुएं में वाटर पंप डाला गया और कुएं का दूध टैंकर में छोड़ने लगे। 2 मिनट के अंदर टैंकर फुल हो गया, लेकिन कुएं से एक बूंद दूध कम ना हुआ। सेठ के साथ साथ रमन भी चकरा गया। कमाल है, हमारा एक टैंकर दूध था, सारा निकाल लिया, फिर भी कुआं हिल नहीं रहा। चक्कर क्या है? आज तक जिंदगी में ऐसा कमाल नहीं देखा। भाई रमन, मैं तुम्हें 100 टैंकर्स के पूरे पैसे दे रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। रोज 100 टैंकर्स दूध चाहिए। मिल्का एंड मिल्का कंपनी तुम्हारे कुएं का दूध बेचेगी। ये लो 50 टैंकर्स के पूरे 1 करोड़ रुपए। सेठ ने रमन को 1 करोड़ थमाए तो रमन की खुशी आसमान छू गई। पूरे गांव में कुएं की बात फैल गई और सारा गांव कुआं देखने आया। पार्लर वाली भी रूपा को लेकर कुआं देखने आई तो रमन बोला, आंटी, रूपा दूध से नहाती थी, अब दूध में डुबकियां लगाएगी। 1 करोड़ पर डे कमा रहा हूँ। अब तो हाँ बोल दीजिए। कल सुबह चाय पर आ जाना, शादी की तारीख निकालनी है। ये सुनकर रूपा शर्माई और रमन भी खुश हो गया। दोपहर को साधु बाबा फिर आए और बोले, कुएं में दूध इसलिए आया क्योंकि टैंकर के दूध का कमंडलू के दूध के साथ मिलाप हुआ। अब ये कुआं कभी खाली नहीं होगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ। ऋषि का शाप मेरे लिए वरदान साबित हुआ।
इस प्रकार दूध के कुएं से रमन की पूरी जिंदगी ही बदल गई और रमन बड़ा आदमी बन गया।